ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ रीढ़ ਦੀ हड्डी समस्या ਜਾਂ ਇਹਦੀ जड़ कित्थे ਹੁੰਦੀ है जी? सर रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है ना, बेसिकली अगर मैं कहूँगा तो रीढ़ की हड्डी की समस्या कोई बीमारी है ही नहीं। रीढ़ की हड्डी की समस्या बीमारी है ही नहीं जी। रीढ़ की हड्डी की समस्या हमारी खुद की बनाई हुई चीज है। जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप याद करिए अपना बचपन, हम लोग सब स्कूल जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल हम साइकिलों पे जाते थे, ठीक है। मैं साइकिल पे जाता था, आप साइकिल पे जाते थे। क्या आज साइकिल पे कोई जाता है? कोई नहीं जाता। आजकल सब बच्चे स्कूटियां बजाते हैं, ठीक है। शाम को आने के बाद सब स्कूटी, मोटरसाइकिल, और जो है क्योंकि अब रिसोर्सेज बढ़ गए हैं तो माँ बाप बच्चों को 12वीं आती बच्चों को गड्डी की चाबी दे देने। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੀਨਏਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ रीढ़ दी हड्डी की समस्या आ रही है, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो मेरे से बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी, और बिल्कुल ही, और मैं इस सवाल को मैं हर जगह मैं इस बार बहुत जगहों पे मैं इस जगह का जवाब देता हूँ। आपकी जो जब आप वॉक करते हैं तो आपका जो है आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, आपको जो है जो सांस की तकलीफ जो है वो नहीं होती है। तीसरी बात, अगर आप वॉक करते हैं, जो जिनको जो शुगर जो उनकी वॉक करेंगे, वॉक करने से आपका वजन कंट्रोल होगा, वजन कंट्रोल होगा तो आपको जो है आपको शुगर की तकलीफ नहीं होगी। जहाँ समय हर टाइम मोबाइल के आगे रहना और लंबे समय तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, बाहर धूप में ना घूमना, जो कि विटामिन डी का स्रोत है, उसको वो सब ना करना, तो हमारा जो रहन सहन जो है ना उसकी वजह से सारी तकलीफ है। 90% जो समस्याएं जो हैं रीढ़ की, उसकी वजह से। हर दो हड्डी को जो पकड़ के रखता है जोड़, उस जोड़ को मन का कहते हैं, ठीक है। और हर दो हड्डी के बीच में एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, बीच में जो जगह है उस जगह के अंदर एक गद्दी जैसी होती है, जिस गद्दी को हम डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो उम्र के साथ क्या होता है, और आपका रहन सहन अगर ठीक ना हो, धीरे धीरे डिस्क जो होती है, गद्दी जो होती है, कमज़ोर होने लगती है। डिस्क कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि पीछे जब डिस्क आगे से कमज़ोर होगी तो पीछे के मन के भी लूज होने लगते हैं, हल्के होने लगते हैं, गैप आने लगता है। तो अगर वो डिस्क कमज़ोर होगी, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारा सिर जो है, सिर का एक वजन होता है, हमारे सिर का अपना वजन है 10 किलो का वजन है सिर का, और वो जो है हमारी गर्दन के ऊपर जो है हमारा सिर रखा हुआ है, और सिर का वजन जो है 10 किलो। जब हम हर टाइम अपनी गर्दन को ऐसे झुका के रखते हैं, चाहे वो मोबाइल के आगे रखते हैं हर टाइम, तो ये 10 किलो का वजन जो है हमारी गर्दन के ऊपर ऐसे टंगा रहता है ऐसे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, DMTV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਟਾਕ ਵਿਦ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ कौन है? थैंक यू सर। सर मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है सर। जी सर। और मैं दिल्ली से आता हूँ सर। मैं काम करता हूँ सर इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। जी। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर जो है सर, ये इंडिया का सब तो बड़ा स्पाइन सेंटर है जी।
जहाँ पर एक्सक्लूसिवली खाली स्पाइन का इलाज होता है लास्ट पिछले 25 सालों से, जी और कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ रीढ़ की हड्डी का स्पेशल हॉस्पिटल है जी जिसके अंदर हर तरह के मरीज जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं, चाहे किसी को चोट लगी है, चाहे रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है, चाहे चाहे उसके अंदर डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है रीढ़ की हड्डी की, कोई भी किसी की रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है, तो हर तरीके का इलाज वहाँ पे संभव है। ठीक है, जो कि एक लेटेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक है सारी हमारे पास, वहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज, एंडोस्कोपिक सर्जरी सब तरीके के होते हैं। हर महीने 200 से 250 ऑपरेशन होते हैं, सफल ऑपरेशन स्पाइन के। तो और सारे सभी तरीके के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे रीढ़ की हड्डी का इलाज सीखने के लिए आते हैं। डॉक्टर सब तरह सब तरह दुनिया के हर कोने से वहाँ पे जो है कोर्सेज चलते हैं, जो डॉक्टर आते हैं और वो अपना रीढ़ की हड्डी का जो इलाज जो है सीखते हैं। तो मैं लुधियाना में आता हूँ, हर महीने आता हूँ यहाँ पे बालाजी हॉस्पिटल के अंदर जी और यहाँ पे मैं जो है ये लोगों को देखता हूँ, लोगों की समस्याओं का जो है यहाँ पर पंजाब के अंदर मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और लोगों की समस्याओं का इलाज कर रहा हूँ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ है जिवें? सर रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है ना, बेसिकली अगर मैं कहूँगा तो रीढ़ की हड्डी की समस्या कोई बीमारी है ही नहीं। रीढ़ की हड्डी की समस्या बीमारी है ही नहीं जी। रीढ़ की हड्डी की समस्या हमारी खुद की बनाई हुई चीज है, जो कि रीढ़ मतलब क्या है? रीढ़ मतलब जो है हमारे शरीर का स्तंभ जिस पे हम खड़े होते हैं। हमारा जो हर चीज जो है हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है। हमारा पूरा शरीर, हमारे दोनों हाथ, हमारा सिर, हमारे दोनों पैर सब रीढ़ से कनेक्टेड है। जो रीढ़ जो है, रीढ़ को जो है उसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके अंदर उसको हम लोगों ने उसको सही तरीके से रखा नहीं हुआ उसको। अगर हम अपना जो है रहन सहन, अपना जो है हमारा जो काम करने का तरीका है उसको अगर हम सही तरीके से रखें तो रीढ़ की हड्डी की समस्या कोई समस्या है ही नहीं। और जो उम्र के साथ थोड़ा बहुत जो चेंजेस आते हैं वो भी अगर हम एक्सरसाइज करें और अपना सुबह शाम अपना जो है अपना खान पान सही रखें तो कोई रीढ़ की हड्डी की समस्या यूजुअली नहीं आती है। जो आजकल जो समस्याएं जो शुरू हुई हैं वो इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि हमारा जो है जो रहन सहन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। जो रहन सहन जो बदला है उसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। अगर हम उसको ठीक करें तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है समस्याएं जो है जो 100 में से 90% समस्याएं जो है वो कम हो जाएंगी। अगर हम बोलें कि रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो गया है, रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया या ऐसी कोई बीमारियां, वो तो सिर्फ 5 से 10% है जी। 90% बीमारी तो हमारी खुद की बनाई हुई है, खुद की बनाई हुई है, जिसके अंदर भारी वजन हो गया, एक्सरसाइज ना करना, शुगर हो जाना और जो है लंबे समय। अब हम एक एक चीज को हम अभी विस्तृत से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे जहाँ समय हर टाइम मोबाइल के आगे रहना और लंबे समय तक कंप्यूटर के आगे बैठे रहना, बाहर धूप में ना घूमना, जो कि विटामिन डी का स्रोत है उसको वो सब ना करना, तो हमारा जो रहन सहन जो है ना उसकी वजह से सारी तकलीफ है। 90% जो समस्याएं जो है रीढ़ की उसकी वजह से। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਗ ਨੇ? सर ये सारी समस्या है, रीढ़ की हड्डी की ही समस्या है, उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई मन के क्या है, मन के क्या आपकी रीढ़ की, पहले अगर हम ये समझें रीढ़ की हड्डी है क्या। रीढ़ की हड्डी क्या है? छोटी 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 हड्डियां हैं, 32-33 हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, हड्डियों का एक गुच्छा है जो कि एक सीधा एक के ऊपर एक, जैसे जिवें एक के ऊपर एक दीवार बंदी है, एक के ऊपर एक ईंट, हाँ, न्यों करते हैं आप, हाँ इस तरीके से छोटी 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 हड्डियां एक के ऊपर एक हड्डी है। और हर हड्डी के पीछे जो जोड़ जो होता है, हर दो हड्डी को जो पकड़ के रखता है जोड़, उस जोड़ को मन का कहते हैं। ठीक है, और हर दो हड्डी के बीच में एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है,
बीच में जो जगह है उस जगह के अंदर गद्दी जैसी होती है, जिस गद्दी को हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो उम्र के साथ क्या होता है, और आपका रहन सहन अगर ठीक ना हो, धीरे धीरे डिस्क जो होती है, गद्दी जो होती है, कमज़ोर होने लगती है। डिस्क कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि पीछे जब डिस्क आगे से कमज़ोर होगी तो पीछे के मनके भी लूज होने लगते हैं, हल्के होने लगते हैं, गैप आने लगता है। तो अगर वो डिस्क कमज़ोर होगी तो पीछे के मनके खराब होंगे। जब डिस्क और मनके जब दोनों खराब होंगे तो वहाँ पे जो है हड्डी वहाँ पे हिलने लगती है, नस पे दबाव आना शुरू होता है, जिसकी वजह से सारी तकलीफें बढ़नी शुरू होती हैं। तो जो आपने चारों तकलीफ बोली, पिठ का दर्द, लक का दर्द, मनकों का दर्द, ये सारे एक अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ की तकलीफ है, जो कि बेसिकली हमारे रहन सहन की वजह से है। जब कमज़ोर होने लगती है, डिस्क कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं आनी शुरू होती हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਪਿੱਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਚਰ 'ਚ बैठਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ जी ਕਿਵੇਂ? हाँ, जो अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, पोस्चर में होता है कि हम किस तरीके से बैठते हैं। अगर हमारा बैठना सही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जब जैसे कि मैंने बोला, जब डिस्क कमज़ोर होने लगते हैं, डिस्क एक गुब्बारे की तरह हैं। अगर हम उसमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हम उस पर वजन डालेंगे, अगर आपके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर आप जो है भारी वजन उठाते हैं, जैसे आजकल एक बड़ा चलन चला है जिम का। जिम जाने में कोई परेशानी नहीं है, जिम एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिम जाने में अगर अगर आपकी बैक की मसल जो हैं, जो आपकी मांसपेशियां जो हैं, उनमें अगर वजन उठाने की क्षमता नहीं है और आप भारी वजन उठाते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिस्क जो होती है, गद्दी जो होती है, अपनी जगह से लूज हो जाती है, अपनी जगह से कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, और उसकी वजह से जो है सारा कमर में दर्द आना शुरू होता है। आपकी जो है सारा जो आपका जो जिसको बोलते हैं कर्वेचर जो बोलते हैं, जो आप जो बोल रहे हैं कि जो कमर का जो टेढ़ापन होता है और उसमें जो आपका जो दर्द आना शुरू होता है मांसपेशियों का, उससे शुरू हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपको जिम करना है, अगर आपको जिम जाना है, तो पहले आपको जो है अपनी कमर की मांसपेशियों की आपकी उसमें ताकत होनी चाहिए, बैक की मसल्स की आपकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप भारी वजन उठाएं। अगर आप भारी वजन वैसी डायरेक्ट आप भारी वजन उठाएंगे तो आपकी डिस्क वहाँ से प्रॉब्लम आने की पूरी उसमें रहती है। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੀਨਏਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ बिल्कुल सर, रीढ़ की हड्डी की समस्या आ रही है, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बिल्कुल जो मेरे से बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी, और बिल्कुल ही, और मैं इस सवाल को मैं हर जगह मैं इस बार बहुत जगहों पे मैं इस जगह का जवाब देता हूँ, और मेरे ख्याल से सभी को इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए जी। कि आजकल जो 15-16 साल के बच्चे भी होते हैं उनको भी कमर में दर्द है। 30 साल का उम्र का जो युवक है उसके भी जो है कमर में दर्द है। कारण उसका क्या है? जो मैंने आपको शुरू में बताया, आपका रहन सहन ठीक नहीं है। पहले आज से 25 साल पहले क्या होता था? इंसान सुबह उठता था, पैदल जाता था, बस स्टैंड जाता था, अपना साइकिल चलाता था, अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस जाने काम करता था। बच्चे जो है स्कूल जाते थे, स्कूल के अंदर पार्क में खेलते थे, शाम को आके पार्क में खेलते थे। अपना जो है जो वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज की डेट में जो भी हमारे यंग जनरेशन है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, घर से निकलते हैं, घर के अंदर एसी में पूरा दिन रहते हैं, या फिर घर में आज गर्मियाँ हैं तो एसी है, सर्दियाँ हैं तो हीटर हैं। घर से निकलते हैं, कार में बैठ जाते हैं, कार से निकल के ऑफिस में चले जाते हैं, ऑफिस के अंदर पूरा दिन जो है ना तो उनको कोई सनलाइट मिलती, तो बाहर निकलने का जो एक चलने का जो आप एक्सरसाइज, जो एक चलना भी एक एक्सरसाइज है। जो गाड़ी में बैठे सीधा ऑफिस में गए, ऑफिस में 12 घंटा कंप्यूटर के आगे बैठे, और उसके बाद शाम को घर आ गए, शाम को फिर अपनी कार में बैठ के आ गए, शाम को अपने घर में कोई बाहर निकलने का जो आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और बच्चों में तो खासकर और चाहे उसको आप सेफ्टी कह लो, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से कह लो, आजकल कोई ना तो कोई माँ बाप बाहर बच्चों को भेजते हैं खेलने के लिए, ना बच्चे खुद इंटरेस्टेड हैं बच्चे जाके खेलने में। आजकल सभी बच्चों को या बड़ों को
घर में बैठ के जो है वीडियो गेम्स और कंप्यूटर गेम्स और सारे टाइम मोबाइल के ऊपर यूट्यूब वीडियोस या कोई भी वीडियोस देखना, वो ज़्यादा रील्स देखना वो ज़्यादा पसंद है, ना कि बाहर जाके पार्क में फुटबॉल खेलना। हाँ, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर फिजिकल रहे। एक्सरसाइज है ही नहीं बच्चों की, ना बच्चों की है ना बड़ों की है, दोनों की ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मैंने आपको क्या बोला कि बीमारी हमने खुद बनाई है। यही अगर हम हमारे बच्चे जो है शाम को अगर आधा घंटा जाके खेलें, पार्क में जाके कहीं भी खेलें, साइकिलिंग करें, जो अगर आज की डेट में कोई बच्चे साइकिलिंग करने, आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्कूटी है। कोई बच्चा जो है साइकिल पे चलने के लिए माँ बाप सब बच्चों को स्कूटी दे देते हैं स्कूल जाने के लिए। अब जितने भी जो मेरी उम्र के, मेरे हम उम्र हैं या फिर मेरे से बड़े जो हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो आप याद करिए अपना बचपन। हम लोग सब स्कूल जाते थे, साइकिलों पे जाते साइकिल थे, पे जाते, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हम साइकिलों पे जाते थे। ठीक है, मैं साइकिल पे जाता था, आप साइकिल पे जाते थे। क्या आज साइकिल पे कोई जाता है? कोई नहीं जाता। सही है। आजकल सब बच्चे स्कूटियां बजाते हैं। ठीक है, शाम को आने के बाद सब स्कूटी, मोटरसाइकिल, और जो है क्योंकि अब रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो माँ बाप बच्चों को 12वीं आती बच्चों को गड्डी दी चाबी दे देते हैं कि भाई गड्डी चलाओ, हाँ, गड्डी चलाओ, है ना? ਜਾਂ तो ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। हाँ, तो फिर तो वो लाइफस्टाइल तो हमने बनाया है ना। तो जब हमने लाइफस्टाइल बनाया है तो फिर उसका हम तो उसका कारण भी हम ही लोग हैं। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जब मांसपेशियों का हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको वहाँ पर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी, धूप धूप नहीं मिलेगी, तो विटामिन डी नहीं बनेगा, जो हड्डियों में ताकत कहाँ से आएगी? तो धीरे धीरे शरीर तो वही है, जो जो भगवान ने जो रचना करी है वो तो वही है, वो नहीं बदली है। भगवान नहीं बदला है, इंसान बदल गया है। जो शरीर जो था वो तो वही है, लेकिन उसके तरीके हमने चलाने के उसको बदलनी है, तो फिर तकलीफें अब बढ़ रही हैं। अब छोटे छोटे बच्चे 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उनकी कमर में दर्द है, उनके जो है गर्दन में दर्द है। जितने भी लोग हमारे युवक 30-35 साल के युवक जो कंप्यूटर के आगे 8-10 घंटा बैठते हैं, सबकी गर्दन में दर्द रहता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ नौजवानों की भी आ गई, ये रीढ़ की हड्डी अगर नाड़ी, बिल्कुल सर, रीढ़ की हड्डी की वजह से ही है। और आज की तारीख में देखा जाए तो 20 साल की उम्र से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो कारण उसके वही है। अगर हम बच्चों में देखें तो एक्सेसिव, और बच्चों में ही क्यों, मैं तो कहता हूँ जितने भी हमारे यंग लोग हैं, एक्सेसिव मोबाइल यूज़, एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ जो है, जो जिसकी वजह से सारे दिन गर्दन हमारी ऐसे रहती है। आप किसी भी बस स्टैंड पे चले जाइए, किसी भी ट्रेन का सफ़र करिए, किसी भी पब्लिक स्पेस पे चले जाइए, हर कोई अपने मोबाइल में ऐसे दिखता मिलेगा आपको। आजकल जो है किसी से कोई किसी से बात करके खुश नहीं है, हर आदमी अपने मोबाइल में खुश है। तो कारण क्या है? तो उसकी जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारा सिर जो है, सिर का एक वजन होता है, हमारे सिर का अपना वजन है, 10 किलो का वजन है सिर का, और वो जो है हमारी गर्दन के ऊपर जो है हमारा सिर रखा हुआ है, और सिर का वजन जो है 10 किलो। जब हम हर टाइम अपनी गर्दन को ऐसे झुका के रखते हैं, चाहे वो मोबाइल के आगे रखते हैं हर टाइम, तो ये 10 किलो का वजन जो है हमारी गर्दन के ऊपर ऐसे टंगा रहता है ऐसे। गर्दन अगर सीधी रहेगी तो वजन जो है सीधा निकल जाएगा, लेकिन जब ऐसे रहेगा तो हमारा 10 किलो का वजन हमेशा हमारी गर्दन पे टंगा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए जो कुछ चीज़ें तो ज़रूरी हैं, जैसे सपोज करिए अगर कोई काम करता है, किसी का काम है कंप्यूटर पे, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अपना काम ना करे, लेकिन अगर उसको 8-10 घंटे अगर कंप्यूटर के आगे काम करना है उसको, तो उसको अपनी जो मांसपेशियाँ गर्दन की हैं उसकी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो पूरा दिन अगर वो ऑफिस में रहता है, तो उसको समझना चाहिए कि मैं अगर पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, तो मेरे को धूप नहीं मिल रही है, तो मेरे को सुबह शाम जो है अपने लिए टाइम निकालना है, तो अपना विटामिन डी लेवल चेक कराने हैं। तो अगर उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, और यही नहीं, प्रॉब्लम्स बहुत आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से डिस्क प्रॉब्लम आ रही है। आज की डेट में हम लोग 20 साल की उम्र के लोगों की भी गर्दन की सर्जरी करनी पड़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बार बार मैं एक ही बात करूँगा, हाईलाइट यही करना चाहूँगा, जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, कि हमने प्रॉब्लम खुद बनाई है। हम इसको अगर हम अपना रहन सहन थोड़ा ठीक करें, सुबह शाम थोड़ा अपने बच्चों को खेलने के लिए बोलें, एक्सरसाइज जो बड़े हैं सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, तो सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਬਈ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਾ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੈਣ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी, थैंक कि किस तरीके से हम अपने आप को किसी भी बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बाद में इलाजों में आजकल इलाज इतने कॉस्टली हो गए हैं, इतना महंगे इलाज हो गए हैं क्योंकि लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो, उसका यही है कि आप अपना रहन सहन शुरू से ही अच्छा रखें। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कुछ थोड़े से टिप्स दे रहा हूँ। फर्स्ट चीज़ तो ये है, अपना जो है चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, अपना एक रहन सहन इस तरीके का बनाएं कि सुबह आपने जो है सुबह और शाम को जो है, बड़ों को तो एटलीस्ट, बच्चों को तो मैं समझ सकता हूँ कि स्कूल जाना होता है, बड़े और जितने भी बड़े लोग हैं वो सुबह शाम दोनों टाइम अपना आधा घंटा जो है वॉक करना बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है, वॉक करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। एक तो जब आप बाहर निकलते हैं आपको सनलाइट मिलती है, आपका विटामिन डी लेवल बढ़ता है, साथ में जो आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है चलने से, आपकी जो जब आप वॉक करते हैं तो आपका जो है आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, आपको जो है जो सांस की तकलीफ जो है वो नहीं होती है। तीसरी बात, अगर आप वॉक करते हैं, जो जिनको जो शुगर जो क्योंकि वॉक करेंगे, वॉक करने से आपका वजन कंट्रोल होगा, वजन कंट्रोल होगा तो आपको जो है आपको शुगर की तकलीफ नहीं होगी। और क्योंकि शुगर जो है बहुत एक ऐसी बीमारी है जो कि फिर सारी सारी आपकी आपकी आँखों से लेके नीचे पैर तक हर चीज़ खराब करती है। आपकी आपकी डिस्क खराब करेगी, आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं भी शुगर में बढ़ जाती हैं, आपके जो पैरों की नसें कमज़ोर होने लग जाती हैं, आपकी आंखें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं अगर आप सुबह शाम अगर आप सिर्फ आधा घंटा वॉक करें। ठीक है, तो पहला टिप है कि आपने सुबह शाम वॉक करना है। ठीक है, दूसरा टिप ये है कि आपने जो है सिर्फ जो है कोई आपको किसी फिजियोथेरेपी सेंटर या कहीं पर भी किसी भी सेंटर पे जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह शाम जो है अपना जो है 15 मिनट या 20 मिनट एक्सरसाइज अगर आप घर में खुद कर लेते हैं, आपको एक 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 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ हाँ जी बिल्कुल, वो एक्सरसाइज जो है आजकल एक्सरसाइज मैं आपको ਜਿਵੇਂ बताऊंगा। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ बिल्कुल ਆਪਾਂ बिल्कुल, हाँ, थोड़ी सी गर्दन की और कमर की जो एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए आपको। ठीक है, आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आपको एक्सरसाइज के भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो एक्सरसाइज जो है आपको ज़रूर करनी चाहिए। 15 तो कुल मिला के आधा घंटे की वॉक, 15 मिनट की एक्सरसाइज, कुल मिला के पूरे दिन में अगर आप पौना घंटा अगर आप आधा पौना घंटा अगर अपने आप को देते हैं 24 घंटे में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इससे आप खाली रीढ़ की हड्डी की समस्या नहीं, आप बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता मिल है। जाएगा। रीढ़ की हड्डी की समस्या, शुगर की समस्या, लिवर की समस्या, आपकी जो है मोटापा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों की समस्या में आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप ये 2 चीज़ करेंगे। ठीक है, अब पहले मैंने आपको बताया वॉक करने का, दूसरा मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करने का, तीसरा मैंने बताया जो मेरा कि जो अब आजकल जो है हमारा जो लाइफस्टाइल में आ गया है वो है मोबाइल। मोबाइल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, मैं मानता हूँ। और कि हर चीज़ मोबाइल से है, हर चीज़ मोबाइल से है, चाहे वो आपका बैंक का काम हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, चाहे आपको कुछ भी करना है बिजनेस में, आप हर चीज़ मोबाइल से है। लेकिन थोड़ा सा उसको आपको जो है उसको सही तरीके से उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप देखिएगा आने वाले 5-10 सालों के अंदर हर हर आदमी को गर्दन की तकलीफ होगी, हर आदमी जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेके घूम रहा होगा। तो उसके लिए आपको ये करना है, एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताई ही है। इसके अलावा जो है आपने जो है एक जो मोबाइल फ्री जोन्स बनाने हैं अपने अपने दिनचर्या में, कि जैसे जो फ़ोन आप फ़ोन अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि सारे सारे दिन मोबाइल के आगे ऐसे झुके रहने में, उसको आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए तरीका ये है कि आप अगर जैसे जैसे मैं समझ सकता हूँ जिनका बिजनेस है या फिर जो काम करते हैं, उनका कहना ये है कि साहब हमारा तो सब कुछ मोबाइल से ही, हम कैसे उसको कर सकें। तो आप एटलीस्ट आप जो है थोड़े से अपने उसको आप मोबाइल फ्री जोन बनाइए अपने लाइफ के अंदर। कि जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप जो है एक बार आपने अपने सारे मैसेज चेक कर लिए, एक बार आपने सुबह 6-7 बजे चेक कर लिए, उसके बाद अपना एक इस तरीके से करिए कि भी मैं 10 बजे से पहले मोबाइल नहीं देखूंगा, क्योंकि 3 घंटे के अंदर कुछ नहीं होगा। 3 घंटे के अंदर कोई आग नहीं लगेगी, कोई आग नहीं लगेगी 3 घंटे में, और जिसको जहां आग लगेगी वो आपको फ़ोन कर लेगा आपको। बिल्कुल सही गल। ठीक है, आप 10 बजे देखो, उसके बाद आप 1 बजे देखो, 4 बजे देखो, 8 बजे देखो और रात को 10 बजे देखो। इस हिसाब से आप दिन में आपने 6 बार मोबाइल देखा। रादर कि अभी होता क्या है, हम हर 2 मिनट के बाद देखते हैं, हर 2 मिनट के बाद देखते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया।
और जब हम एक मैसेज देखने लगते हैं साथ में फिर कोई और चीज़ देखने लग जाते हैं, फिर तीसरी चीज़ देखने लग जाते हैं, बिल्कुल सर, तो ਏਦਾਂ ਹੀ वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आपको अब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा। और एक बार आपको ये आदत पड़ गई कि दिन में मैंने सिर्फ 4 या 5 बार मोबाइल देखना है, तो उससे आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम जो है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है आपकी कम होने लग जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया आपको, मैंने दिया आपको तीसरा टिप। बिल्कुल ठीक है, सर। चौथा टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अपना जो है आज की डेट के अंदर हमारा जो है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका इस तरीके से है, सब चीज़ अब क्लोज्ड हो गई हैं, बाहर पोल्यूशन लेवल्स भी हैं, तो अपना हमारे सबके विटामिन डी और B12 लेवल्स जो हैं हमारे कम होते जा रहे हैं। तो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर चेक कराएं और उसके हिसाब से अपने आप को स्वस्थ रखें अपने आप को। अब ये है चौथा टिप। अब है पांचवा टिप। तो मैं 5 टिप्स दे रहा हूँ। पांचवा टिप आता है हमारे बुजुर्गों के लिए। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी या मैं बुजुर्ग भी नहीं कहूँगा, जो ये कहूँगा जिनकी उम्र आज की डेट में, बुजुर्ग की डेफिनेशन 70-80 साल की नहीं है। हम सारे आज की डेट में 50 साल की उम्र में ही हम सब बुजुर्ग होने लग जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। कारण ये है कि पहले तो 70 साल की उम्र में किसी की घुटने खराब होते थे, आज की डेट में तो 45 साल की उम्र में लोगों के गोडे जो हैं सबके जो हैं खराब कमजोर ही हैं। नहीं मान के चलिए, हाँ, हाँ। सबके गोडों में आजकल दर्द है, प्रॉब्लम सबके है। मनकों में दर्द है। तो इसलिए आप 40 साल 50 साल की उम्र में ही अभी वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है, जो जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जितने भी हमारे 40-50 साल की उम्र के बाद के लोग हैं जिनको जिनको ये समस्याएं आ रही हैं, उन लोगों को अपना जो है जरूर अपना बोन डेंसिटी, अपना जो कैल्शियम लेवल जो है और हाई प्रोटीन डाइट उनको लेना चाहिए। जो हमारे और स्पेसिफिकली जो हमारी जो महिलाएं जो हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, माताएं हैं, उनके जो हैं सबको ऑस्टियोपोरोसिस 50 साल की उम्र के बाद सबको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि हार्मोन सपोर्ट कम हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो सबको कैल्शियम ज़रूर लेना चाहिए। तो हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन ज़्यादा लेना है और कैल्शियम लेना है। 50 साल की उम्र के बाद इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और कैल्शियम ज़रूर लेना है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। तो बस ये अगर हम 5 टिप्स अगर हम रखेंगे तो हम इन समस्याओं से सबसे हम दूर रहेंगे। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 700-800 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ। बिल्कुल सर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਮਣਕਾ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਕਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਆ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इलाज अगर आप समय से कराते हैं, अगर आप समय से कराते हैं इलाज, तो इलाज महंगा नहीं है। अगर आप बीमारी को अगर आप बीमारी को इग्नोर करते हैं, बीमारी को अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और आप जो है उसको लंबा खींचते रहते हैं, बीमारी को अपनी छुपाते हैं, तो बीमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप सही समय पे अगर आप इलाज कराते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे मोस्ट कॉमन समस्या क्या है। सबसे कॉमन समस्या है डिस्क की प्रॉब्लम। हाँ जी। ठीक है, जैसे वही हम डिस्कस कर रहे थे। डिस्क की समस्या के अंदर मैं कहता हूँ 90 से 95% लोगों को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सिर्फ 5% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। वो भी उनको ज़रूरत पड़ती है जिनका जो है किस सब तरीके से, अगर पैर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, या पैर में भारीपन आ रहा है, पैर सुन्न हो रहा है, या फिर पैर में ताकत कम हो रही है, या फिर लैट्रिन पेशाब में दिक्कत आ रही है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही आपके लैट्रिन पेशाब को कंट्रोल करती है। तो अगर उनमें कोई समस्या आ रही है तभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। 95% लोग जो हैं, अगर आप सही समय पे अगर आप डॉक्टर को इलाज कराते हैं, तो दवाइयों से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, इन सब चीज़ों से इलाज संभव है। ठीक है, और जो है उस इलाज में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन ये है कि आप कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला कि कहीं देसी तरीके से करा, या फिर ऐसी जगह। मैं ये नहीं कहता कि देसी तरीके सब गलत हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जिसको आप जो भी इलाज करा रहे हो वो उसको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कोई किसी को ज्ञान नहीं है और वो उस चीज़ का इलाज कर रहा है, और बीमारी आपको कुछ समय के लिए आपको लगेगा मेरा मन का ठीक हो गया, मेरा दर्द कम हो गया, और फिर वो 6 महीने बाद फिर वो बीमारी बढ़ के सामने आती है, तो फिर आपका जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन अगर शुरुआत में अगर आप सही ढंग से अगर आप उस इलाज कराते हैं, तो इलाज कॉस्टली नहीं है, महंगा नहीं है, और जो है उसमें इलाज संभव भी है।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ सर, जो इलाज जो होता है, जो भी हमारे हॉस्पिटल में इलाज होता है, ऐसा कोई मतलब जो 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 उसमें कई कई कैटेगरीज हैं, सारे जितने भी पैनल पेशेंट्स होते हैं उनका भी होता है। और जो हमारा जो जैसे आपने बोला जो एक गरीब तबका है जिनके पास नहीं है, तो वहाँ पर उनके लिए अलग जो है कोटा है, उनके लिए अलग कोटा है। फ्री बेड भी है, ऐसा नहीं कि फ्री बेड भी है, और उनके लिए अलग कोटा भी है। बाकी जो है जो भी सर्जरीज जो होती हैं, जो भी इलाज जो होता है वो नॉमिनल रेट्स पे है, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इलाज, ऐसा नहीं है। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਸਰਜਰੀ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ? सर, तो जो अभी आपने बात करी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की, तो रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरीज जो हैं, तो मैं आपको अगर मैं विस्तार से बताऊं, तो एक लोगों के मन में एक डर है, एक भय है, एक वो है कि रीढ़ की हड्डी की जो है कि सर्जरी ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ। वो तो उसका जो है रिजल्ट नहीं है, और मरीज तो जो है खराब हो जाता है, और मरीज तो हमेशा के लिए मंजे पे पै रहता है। हाँ, मतलब ਇਹ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ सारी उम्र ਲਈ। हाँ, तो मैं इसी बात को मैं ये बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं इस चीज़ को मैं अच्छा है, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक अभी अवेयरनेस कम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, कि देखिए ऐसा नहीं है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करेंगे तो सभी मरीज अगर जो है ख़राब हो जाएंगे और ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ये बिल्कुल मिथ है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन जो है बहुत सेफ ऑपरेशन है। देखिए अब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज की डेट में क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम इस तरीके से आज की डेट में हम वीडियो कॉल करते हैं, बच्चा वीडियो कॉल कर लेता है, क्या कभी किसी ने सोचा था? आज से 15 साल पहले भी किसी ने नहीं सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आज से अगर हम आप टेक्नोलॉजी देखिए कहाँ से कहाँ आ गई। जैसे अब आप गूगल मैप्स हैं, आप अपना बचपन देखिए कि आपको यहाँ से कहीं जाना होता था, आपको यहाँ से अगर मोगा जाना है और आपको किसी घर जाना है, आप कभी रिक्शा वाले से पूछे जी इत्थों जाए, जी इत्थों गली जाए, किस गली जाए, तो वो अगर जी पान वाले से पूछ लो जी, वो ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਸਰ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ उधर से पूछ लो, उत्थे पूछ लो, उस गली से। आज की डेट में कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी अपनी लोकेशन देता है, आप लोकेशन में आप गूगल करते हैं वैसे। तो सिमिलरली तो खाली जो टेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ में बढ़ी है। मैं मानता हूँ, देखो मेडिकल साइंस भी धीरे धीरे बढ़ी है आगे। तो आज की डेट के अंदर जो स्पाइन सर्जरीज है, मोर देन 95% सक्सेस रेट है उनका, 95% से भी ऊपर सक्सेस रेट है उनका जी। तो लेकिन उसमें वही है कि इलाज जो है समय से होना चाहिए। अगर बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो उसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें अगर आप समय से इलाज करते हैं तो उसके अंदर अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख के होती है, बहुत छोटा कट लगता है और सर्जरी होती है। सिमिलरली एंडोस्कोप होती है, जैसे एंडोस्कोप होता है वो छोटी सी एक ट्यूब जाती है, स्कोप जाता है, वहाँ से अगर कोई डिस्क की समस्या है तो वहाँ पर वो ठीक कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेशन है उससे हो सकता है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी है। रोबोटिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो स्क्रू जो डलते हैं कमर के अंदर, या कोई भी सर्जरी कमर की करनी है तो रोबोट आपको उसके प्रिसीजन इतना अच्छा रहता है कि मोर देन आप जहाँ हमको जाना है वहीं पर वहाँ पर जो है रोबोट हमको ले जाता है। ओआर्म नेविगेशन है, ओआर्म नेविगेशन, और उससे बड़ी तकनीक है जिसके अंदर जैसे कि हमारे गूगल मैप्स होते हैं, उसी तरीके से जो है अगर मेरे को ये चीज़, अगर मेरे को ये स्क्रू है और रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरे को डालना है, तो जैसे आपको गूगल मैप आपको लेके जाता है, उसी तरीके से नेविगेशन आपको लेके जाता है कि आपने यहाँ जाना है, आपको यहाँ से यहाँ पर सर्जरी करनी है, आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको यहाँ पर ये वाली नस है, तो वो आपको पूरा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है। तो आपका जो आपकी एक्यूरेसी लेवल जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, मोर देन 95% एक्यूरेसी चली गई है अभी वो रिस्क नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 95%, 5% की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, नसें जो बिल्कुल दब के ख़राब हो जाती हैं, तो उसके रिजल्ट जो हैं ठीक नहीं आते। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर समय से कोई इलाज कराता है तो उसके सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इसके। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵਾ, ਬਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। जी, मैं ये भी बताऊंगा। और एक दूसरा आपको जो अभी आपने सवाल नहीं पूछा, मैं एक और कॉमन सब लोगों को एक सवाल रहता है कि सोते वक्त गद्दा कैसा यूज करना है। हाँ, मैंने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पता नहीं सर। बिल्कुल ये भी एक सवाल सब लोगों को रहता है मन में। मतलब ਸੌਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, बिल्कुल जी। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि गद्दा जो है आपका, जो जिस पे आप सोते हैं, वो ऐसा कोई स्पेशल गद्दा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट के अंदर ये गद्दा ले लो, ऐसा गद्दा ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गद्दे के में सिर्फ इतना ही है कि बहुत जो सॉफ्ट होता है, बहुत जो मुलायम गद्दा है जिसके अंदर आप बैठो और आप नीचे चले जाओ, वो वाला गद्दा नहीं यूज़ करना चाहिए। उस गद्दे में क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो हिलती रहती है, स्टेबल नहीं होती है। तो थोड़ा सा हार्ड गद्दा हो जिसके अंदर जो 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 बहुत सॉफ्ट ना हो, जैसे अपने होटल वगैरह में होते हैं बहुत सॉफ्ट गद्दे होते हैं, उसमें जो है आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या बढ़ती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हार्ड गद्दा है तो गद्दा यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जगह पे ये बहुत लोग मरीज से मैं सुनने को मिलता है मेरे को कि हम तो गद्दा यूज़ नहीं करते, हम तो ज़मीन पे सोते हैं, हम बिल्कुल हार्ड सोते हैं। तो उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल पतला गद्दा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी सिमिलरली लोग इसमें गर्दन के लिए भी एक मिथ है कि मेरे को गर्दन की समस्या है, सर्वाइकल है, मैं तो तकिया सराहना में यूज़ नहीं करता। तो सराहना आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सराहना बहुत मोटा वाला सराहना जिसके अंदर गर्दन स्टेबल ना हो, वो वाला सराहना नहीं यूज़ करना। पतला सराहना, थोड़ा जो सराहना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਰਾਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ कि नहीं? सर वो कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब आप बाकी रूटीन में नहीं जी। तो अब हम बात करते हैं कुर्सी पे बैठने की और उसकी, हाँ है ना। हाँ जी बिल्कुल सर। तो कुर्सी पे बैठने का सर हमेशा एक ये होना चाहिए कि आपका जो पोजीशन जो है इस तरीके से होना चाहिए कि आपके घुटने जो है प्रॉपर मुड़े रहें। उसमें ना तो ऐसा हो कि घुटने ऐसे ऊपर उठ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। तो आपकी जो पोजीशन जो है इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके घुटने जो है प्रॉपर जो है आप सीधा बैठ पा रहे हैं। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरा आराम से बन रहा है। आप आराम से बैठे हैं और अपने हाथ को आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर वो प्रॉपर आपके पोस्चर पे अगर आप बैठ पा रहे हैं तो वो पोजीशन आपके लिए ठीक है। दूसरा, अगर यही चीज़ अगर हम टेबल की भी बात करें तो आपका हाथ जो है इस तरीके से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो ना तो ये बहुत नीचे की तरफ होना चाहिए और ना ये बहुत ऊपर होना चाहिए। अगर आप ऐसे बहुत ऊपर करके लिखेंगे, बहुत ऊंचा होगा ये, तो आपके यहाँ पे कंधे में दर्द होना शुरू हो जाएगा और सर्वाइकल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका हाथ जो है आराम से इस पर आ सके और ये जो है आप ये 90 डिग्री का जो एंगल जो है ये बनना चाहिए। जैसे बैठे हैं तो ये पैर का बनना चाहिए और इधर अगर हाथ में कर रहे हैं तो ये होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका लैपटॉप अगर आपके सामने अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे झुकनी नहीं चाहिए। झुकनेंगे तो फिर अगेन आपको जो है दोबारा से आप गर्दन की तकलीफ आएगी। आपका जो है इस तरीके से आपका जो विजन ना तो ऐसे ऊपर होना चाहिए ना ऐसे बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। तो अराउंड 10 डिग्री का वो अगर हम स्ट्रेट लें उसके 10 डिग्री नीचे बस थोड़ा सा इतना रहे और आप अपना काम कर सकें, इतना आपकी पोजीशन लैपटॉप पे होनी चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਬਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ सर वो भी एक मिथ है जो कि कहा कि ऐसे स्ट्रेट बैठो, वो ऐसा स्ट्रेट कोई भी नहीं बैठ सकता। हाँ बिल्कुल सर, है ना। ये आज आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी वो सीधा बैठो सीधा बैठो, अरे सीधा नहीं बैठ सकते। वो हमारी बॉडी आपको थोड़ा सा तो आप इस तरीके से बैठेंगे ही आप, ठीक है। हाँ वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसको कुछ चीज़ें जो है वो कहने के लिए होती हैं लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर आप जो है इस तरीके से बैठे हैं और थोड़ा सा हल्का सा आप 5-10 डिग्री झुकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है जी डॉक्टर साहब जी। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, सर्वाइकल की सर सर्वाइकल एक्सरसाइजेज में ये है कि एक तो आपने पहले मूवमेंट सारी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपको सुबह उठ के जिस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने किया, गर्दन को पहले नीचे लेके जाइए, पूरा ये चिन जो है यहाँ पर लग जाना चाहिए, ठीक है। और 10 तक गिनती गिननी है, धीरे धीरे गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद पूरा पीछे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जितना बेंड कर सकते हैं इसको पूरा खींचना है, लेके जाना है इधर। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वे इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने की ये तुम्हारी मूवमेंट हो गई। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस हाथ से यहाँ पर इसको यहाँ रखेंगे, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, जी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। और मैं अपने सिर को अपने हाथ की तरफ धक्का दूंगा, इस तरीके से धक्का दूंगा, ऐसे धक्का दूंगा, लेकिन अपने हाथ से रोकूंगा पूरी ताकत से। ठीक है, तो अब जब मैं ये कर रहा हूँ इसको, तो मैं अपने सिर को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने हाथ से रोक रहा हूँ। तो मैंने हाथ पूरा जोर लगाया हुआ है, और मैं इस पोजीशन में जो है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि मैं अपने सिर को इधर ले जाने की पूरा ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन हाथ से रोक के रख रहा हूँ उसको, ताकि गर्दन मेरी सीधी रहे। पूरी मेरी ताकत लग रही है इसके अंदर, और मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिमिलरली इधर से करूंगा। अब अपने सिर को मैं इधर पूरी ताकत से ले जाने की कोशिश करूंगा, और हाथ से उसको रोक के रखूंगा। गर्दन मेरी सीधी रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अब मैं अपने सिर को पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने हाथों से रोक के रखूंगा, और पूरी ताकत लगा रहा हूँ इस वक्त सिर को पीछे ले जाने के लिए, और लेकिन हाथों से रोक के रखा हुआ है, और 10 तक गिनती गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने तीन जो पहले मोशन की करनी है सारे एंगल से, और उसके बाद ये 3 करनी है। ये जब आप एक करेंगे तो पूरा एक सेट हो जाता है। वैसे 4 से 5 सेट सुबह, और 4 से 5 सेट शाम को करने हैं। और जो लोग कंप्यूटर का काम करते हैं, और जो ऑफिस में काम करते हैं, वो तो दिन में जब भी आपको अपना लंच टाइम पे ऑफिस में दिन में 11 बजे 12 बजे 4 बजे जो है, इसको आप उनको हार्डली 5 मिनट लगते हैं इसको करने में। आप जरूर करिए, आपको नेक की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी गर्दन की। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਦਨ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣੇ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-4 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਲਈ, 5-4 ਇਦਾਂ ਘੁਮਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਟੇ ਤਾਂ ਸਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ सर, उसमें ये होता है कि सर आप जो है, जो ये वाला कहना है, ये वाला इतना नहीं करना है। आप जो है एक डायरेक्शन और एक डायरेक्शन पीछे आगे इसको करिए। ਰੈਗੂਲਰ नहीं घुमाना सर। हाँ, रेगुलर ना घुमाएं इसको, एक तरफ करिए, क्योंकि रेगुलर घुमाएंगे तो वो चक्कराना शुरू हो जाता है। जी हाँ, वो नहीं करना है सर। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक यू ਧੰਨਵਾਦ। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਲਾਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।